हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह। हम लोग आज बच्चा बीएससी सेकंड सेम के क्लास में है। आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, है ना। बीएससी सेकंड सेम में क्या डिस्कशन करेंगे? सिलेबस। सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस डिस्कशन ना। आज हम लोग जो सेकंड सेम में प्रेजेंट है बच्चा, जूलॉजी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे ना। जूलॉजी, अगर हम बात करें जूलॉजी के सिलेबस की सेकंड सेम की ना, तो सेकंड सेम का जो जूलॉजी का सिलेबस है उसका पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है बायो केमिस्ट्री एंड एनिमल फिजियोलॉजी। ना, बायोकेमिस्ट्री एंड एनिमल फिजियोलॉजी, ये पेपर का नाम है जूलॉजी का। और अगर हम बात करें बच्चा कि जो बायोकेमिस्ट्री है, ये बायोकेमिस्ट्री ये पहला यूनिट से लेकर आपका जो चौथे यूनिट तक क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। और आपके 5वें यूनिट से लेकर 8वें यूनिट तक आपका क्या है? एनिमल फिजियोलॉजी है ना। अब 1 से 4 यूनिट हमने क्या बताया? जैसे आपने बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ा था कि 8 यूनिट ना, तो 4 यूनिट में आप बायोकेमिस्ट्री टोटल पढ़ोगे और 4 यूनिट में आपका 5वां से लेकर 8वें यूनिट तक आप उसमें क्या पढ़ोगे? एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ोगे। ओके, अब हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन में क्या क्या आपको पढ़ना है उसको डिटेल में हम बताएंगे आज। बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है बच्चा? बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है सबसे पहले से लेकर चौथे यूनिट तक आपको क्या क्या पढ़ना है? पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्रोटीन पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है? लिपिड पढ़ना है बच्चे। ओके, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपको पता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी का सबसे मेन सोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं ना। अब ये कार्बोहाइड्रेट चाहे वो लिविंग, चाहे प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, एनी हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसमें क्या होगा बच्चा कि वो कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी का सबसे मेन सोर्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। बोले तो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है? ग्लूकोज। क्या है बच्चा? ग्लूकोज ना। ग्लूकोज बोले तो इसको क्या? C6H12O6। ओके, C6H12O6। ओके, तो ये सबसे सिंपल ग्लूकोज है ना। तो अब ये पहले से लेकर चौथे यूनिट में आप 3 बायोमॉलिक्यूल को पढ़ोगे। ये सब किस में आते हैं? बायोमॉलिक्यूल में। बायोमॉलिक्यूल ना। अब ये बायोमॉलिक्यूल में जो कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट हमने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म हो है अगर, तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में एनर्जी का सबसे मेन सोर्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट होता है ना। अब कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया सबसे सिंपल आपका ग्लूकोज ना। तो इसका क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे ना। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो नॉर्मल फार्मूला CnH2n होता है ना, लेकिन ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी CHO डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? CHO डेरिवेटिव होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आपके 3 मोनोसैकराइड ना, इसमें आपके एक मोनो होता है, मोनोसैकराइड,
ना, डाइसैकेराइड, उसके बाद पॉलीसैकेराइड ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ना। तो ये कंटेंट इसके क्या होते हैं भाई, मोनो डाई और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये तीन इसके क्लासिफिकेशन होते हैं ना। वैसे तो आप पॉली में भी पढ़े होंगे भाई ना, ट्राई और ओलिगोसैकेराइड, ओके। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मेन तीन ही आपके हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पार्ट है ना। अब मोनोसैकेराइड में आपके ग्लूकोज वगैरह, फ्रक्टोज, मल्टोज, हाँ, उसके बाद आपके सुक्रोज, लैक्टोज वगैरह आपके किस में आएंगे, आपके डाइसैकेराइड्स में आएंगे ना। ग्लाइकोजन, पैरामाइलोन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन वगैरह ना, वो आपके कुछ कंपोनेंट डाइसैकेराइड्स के। उसके बाद पॉलीसैकेराइड में आपका जैसे काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया ना। तो ये सब आपके किसके कंटेंट में आएंगे, ये पॉलीसैकेराइड्स में आएंगे, ठीक। तो इसका पूरा क्लासिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ोगे ना। और ये जो बायोकेमिस्ट्री है, आप केमिस्ट्री में भी आप लोग बच्चों पढ़ेंगे ना, कि केमिस्ट्री में बशर्ते ये कि भाई वहां पे आप टोटल केमिकल फार्मूलाज पढ़ेंगे, यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस और उसका कंपोजिशन पढ़ोगे, ओके। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या पढ़ोगे, प्रोटीन भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। जैसे भाई अब हम देखो इस समय थोड़े से मोटे लग रहे हैं, नहीं मोटे तो नहीं लग रहे हैं भाई, 2-3 ठिपाने हैं इसी वजह से लग रहे होंगे, हाँ। तो उसी प्रकार भाई अगर हम खा पी ले खूब एकदम मोटे चौड़े एकदम चकरा जाएं, तो भाई क्या होगा कि भाई कहेंगे कि हाँ बहुत मसल्स वेल डेवलप्ड हो गया है। जैसे जो जिम उम करते हैं, हाँ, तो भाई वो प्रोटीन बहुत ज्यादा लेते हैं, तो भाई उनका बॉडी का मसल्स वगैरह क्या होता है, बिल्ड होता है। तो वही आपके प्रोटीन के कंटेंट है ना, कि प्रोटीन का जो स्मॉलर यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसका अमीनो एसिड, क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, पूरा लिख देंगे तो अमीनो एसिड, ठीक है। अब जितने भी आप कंपोनेंट खाते हो भोजन में ना, प्रोटीन जैसे किस में मिलेगा भोजन में भाई, आप अंडा खाओगे, हाँ, मछली, हाँ, उसके बाद रोटी खा रहे हो, और दूसरे कंटेंट जितने भी वेज नॉन वेज 10 12 14 15 नंबर वाला, हाँ, सब खा रहे हो भाई, प्रोटीन मिलेगा, हाँ। तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा और बॉडी को बिल्ड करेगा, तभी प्रोटीन को क्या बोलते हैं बच्चों, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी बोलते हैं ना। अब ये प्रोटीन ना को हमने बताया कि इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। तो 20 अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो एक प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। अब ये प्रोटीन आपके बॉडी का कोई ऐसा अंग ही नहीं है जो बिना प्रोटीन का कह सकते हो बना है, सब प्रोटीन के बने हैं, हाँ, कि भाई कोई अंग नहीं है कि जो प्रोटीन का ना बना हो, सब प्रोटीन के ही बने हैं, बॉडी के जितने भी पार्ट, हाँ। लाइक बाल में, आपके नाखून में कौन सा प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन ना, आपके ब्लड में ग्लोबिन प्रोटीन ना, आपके मसल्स में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, ओके। उसके बाद आपके इओसिन प्रोटीन ना, आपके बोन वगैरह में। तो अलग अलग बॉडी के जितने भी पार्ट हैं सब किसके बने हैं, सब प्रोटीन डेरिवेटिव है। अगर भाई हम बात करें कि एक पर्सन जिसका मान लीजिए हमारा बॉडी का वेट आपका 60 किलो है, 60 केजी अगर बॉडी का वेट है, तो आप अगर डेली 60 ग्राम क्या प्रोटीन खाएंगे, तो आप जनरली कह सकते हो बॉडी का जो फिटनेस पर्सनालिटी आपका रहेगा एकदम एक्यूरेट रहेगा, है ना। अब किलो में नहीं खाना है, किलो में खाएगी नहीं, किलो में नहीं खाना है, हाँ, किलो खाएगी, 60 किलो प्रोटीन कौन खाएगा जी, हाँ। तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको डेली अगर खा रहे हैं, 60 किलो बॉडी या 50 किलो आपका बॉडी का वेट है, 50 ग्राम आपको प्रोटीन डेली चाहिए ना डाइट में। अब चाहे आप अंडा से लीजिए, चाहे मछली से लीजिए, चाहे मीट से लीजिए, हाँ, 12 14 15 नंबर चाहे जिससे लीजिए, हाँ, लेकिन प्रोटीन अगर आप उतने ग्राम में ले रहे हो जितना बॉडी का वेट है, तो आप एकदम हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहो ना। अभी प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे, सिंपल प्रोटीन, हाँ, उसके बाद डिराइव प्रोटीन, तो अलग अलग आप प्रोटीन के कंपोनेंट्स के रूप में आप इसको क्या करोगे, इसको डिटेल में पढ़ोगे ना। तो ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे आप, यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, हाँ, फैट, सबका मेटाबॉलिज्म भी पढ़ना है आपको ना, कि कैसे वो एनर्जी को क्या करता है हमारे बॉडी में प्रोवाइड करता है, किससे किससे वो मिलता है, कितने इसके टाइप्स है ना। अब अगर आप देखेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड, जो 20 अमीनो एसिड में, उसमें आपके इसेंशियल और नॉन इसेंशियल भी होते हैं ना। आपके 10 आपके इसेंशियल होते हैं
उसके बाद 8 या 12 आपके इसेंशियल होते हैं, उसके बाद 8 आपके नॉन इसेंशियल होते हैं। तो भोजन से कुछ भाई ऑटोमेटिक आपके बॉडी में क्या होते हैं, सिंथेसाइज भी होते हैं, जो आपके बॉडी के जितने भी पार्ट हैं सबको बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तभी प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है लिपिड ना। लिपिड ये किसका डिराइव फॉर्म है, ये फैट का डिराइव फॉर्म है। अब लिपिड आपको कहां से मिलेगा बच्चों, आपको पता है लिपिड कहां से मिलेगा, लिपिड आपको मिलेगा कहां से, जो आप ऑयल खाते हो, मस्टर्ड ऑयल खाइए ना, सोयाबीन ऑयल खाइए ना, उसके अलावा आप घी खाइए, मक्खन खाइए, बटर खाइए, जो भी खाएंगे कंटेंट सब में क्या पाया जाएगा, सब में लिपिड पाया जाएगा ना। लेकिन ये फैट अगर बहुत ज्यादा बॉडी में बन गया तो कहीं फैटिया जाएगा, बॉडी कैसे हो जाता है, हाँ बॉडी छोटा छोटा हाथी हो जाएगा, जैसे चबूतरा हो जाएगा एक है, हाँ सब बैठ जाते हैं, तो वैसा बॉडी का पर्सनालिटी हो जाता है अगर ज्यादा फैटिया गया तो, हाँ ज्यादा क्या हो जाएगा, फैटिया जाएगा अगर तो लिपिड उसी प्रकार है ना, कि भाई जैसे अनंत अंबानी का लड़का और छोटा देखो, छोटा हाथी एकदम चौतरा बॉडी हो गया है, हाँ फैट भाई उसको तो कोई डिजीज है, लेकिन बॉडी उसका अजीब डरावना किस्म का लगता है ना। किसी का आप देखे होंगे इतना हाई प्रोफाइल के उसमें क्या होता है, फैट का अकुमुलेशन हो जाता है ना। तो वही आपका फैट है ना, कि भाई ज्यादा अगर अकुमुलेट हो गया ना। एक बात और कि भाई आपके फैट या लिपिड से ज्यादा एनर्जी मिलता है इन कंपेरिजन टू ग्लूकोज, लेकिन ये डायरेक्टली एनर्जी का मेन सोर्स नहीं है आपके बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एनर्जी का सबसे मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड ये भाई इनडायरेक्टली आप प्रोवाइड करते हो ना। जैसे आप जानते हो 1 ग्राम अगर आपका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो ये लगभग 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज कर सकता है ना। लेकिन अगर 1 ग्राम आप अगर फैट खा रहे हो तो आप लगभग 9.3 केसेल एनर्जी प्राप्त कर सकते हो ना। तो भाई फैट तो ज्यादा दे रहा है एनर्जी ना, फैट ज्यादा दे रहा है या लिपिड ज्यादा दे रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली हम नहीं खा सकते। रोज भाई तेल मसाला घी खाएंगे तो आपका लीवर का हो जाएगा, फैटिया जाएगा, और लीवर फैटिया जाएगा तो जान ही रहे हो ना कि आपके बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं सब डिसबैलेंस होने लगेगी, क्योंकि लीवर भाई बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ना। तो क्या करेगा भाई, वो पित्त रस वगैरह सब बनाता है, वो सब एंजाइम वगैरह दुनिया भर के, तो डिसबैलेंस हो जाएगा ना। उसके कारण भाई आपका पैनक्रियाज भी डिसबैलेंस हो सकता है, उस जो एंजाइम रिलीज करेगा। तो ये आपके जितने भी कंटेंट अभी हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। अब लिपिड या फैट भी आप पढ़ोगे, सिंपल लिपिड, डिराइव्ड लिपिड ना, तो अलग अलग प्रकार के आपके स्फिंगोलिपिड, हाँ इसी में आप स्टेरॉइड्स वगैरह भी पढ़ोगे ना। तो ये सब आपके किसमें, ये सब लिपिड मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ोगे। ओके बच्चा। उसके बाद अगर हम बात करें एक इस यूनिट में एक चीज और आप पढ़ोगे बच्चा, इंजाइम पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, इंजाइम पढ़ोगे ना। इंजाइम हमने आपको बताया था कि इंजाइम क्या होता है ना, कभी आप लोग भाई पढ़े होंगे ना, 11th 12th वगैरह में तो आप लोग पढ़े होंगे इंजाइम ना। इन मतलब अंदर, जाइम मतलब जाइमेज। सबसे पहले कुहने नामक वैज्ञानिक थे जो ईस्ट आप लोग जानते होंगे, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ईस्ट में एक इंजाइम खोजा गया जिसका नाम है जाइमेज। क्या नाम है, जाइमेज ना। ईस्ट क्या है बच्चों, ईस्ट जिसको खमीर बोलते हैं ना। आप लोग जो जलेबी खाए होंगे, हाँ तो शाम को क्या करते हैं जो जलेबी बनाने वाले, कि शाम को भाई वो मैदा जो होता है रख उसको भिगो देते हैं, वो सड़ने लगता है रात भर में, तो ईस्ट डेवलप कर जाता है, तो यही जाइमेज एंजाइम रिलीज करता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा टेस्ट प्रोवाइड कर देता है। अब इस ईस्ट का प्रयोग हम एल्कोहल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पे हम ये करते हैं ना। तो ये ईस्ट सबसे पहले इसी ईस्ट में ही ये जाइमेज एंजाइम देखा गया। और एंजाइम का एक कंटेंट है या रूल है कि उसके लास्ट में क्या लगा होता है, एज लगा होता है ना। एंजाइम में ये एज क्या है, ये सफिक्स है। क्या है, ये सफिक्स ना, ये सफिक्स एज लगा होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे, जैसे टेंस तो पढ़े होंगे, काल जिसको बोलते हैं ना ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में हो तो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग पहचान पढ़े होंगे कि ता है, ती है, तू है, हाँ कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, जो भी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग पढ़े होंगे चुका है, चुकी है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही प्लस टाइम वगैरह, तो वो उसका पहचान आप लोग पढ़े। तो सेम उसी प्रकार
आपको कोई भी कंपोनेंट अगर मिले, कोई भी सबस्टेंस जिसके लास्ट में एज लगा होता है, तो जान लीजिए बच्चों वो क्या है, वो एंजाइम है ना। तो ऑल द एंजाइम आर प्रोटीनस इन नेचर, सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनस इन नेचर के होते हैं, यानी ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। सब एंजाइम ये प्रोटीन कह सकते हैं, लेकिन सब प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। काहे नहीं होगा भाई, क्योंकि भाई सब प्रोटीन एंजाइम फॉर्म में तो कार्य करेंगे नहीं, लेकिन सब एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनस फॉर्म में होते हैं ना। जैसे नहीं कि हर पर्सन इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन सब इंटेलिजेंट जो होते हैं वो पर्सन होते हैं, ये आप कह सकते हो। तो सेम उसी प्रकार आपके जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनस इन नेचर के होते हैं, लेकिन सब प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक, तो अब ये एंजाइम में आप लोग एक एंजाइम के संदर्भ में और जानते हो, एंजाइम कैटलिस्ट की तरह होता है, उत्प्रेरक की तरह, जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। तो एंजाइम जस्ट लाइक एक्ट लाइक ए कैटलिस्ट। आप लोग लॉक एंड की हाइपोथेसिस पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, अभी इंटर वगैरह में अगर पढ़े होंगे तो भाई अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पढ़ाया जाएगा। लॉक एंड की हाइपोथेसिस ना, ताला और कुंजी वाला हाइपोथेसिस, परिकल्पना, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ना। उसके बाद एपो एंजाइम क्या है, को एंजाइम क्या है, एलेस्ट्रोइक एंजाइम, दुनिया भर के एलेस्ट्रोइक साइट होता है। तो एंजाइम आप लोग जानते हो, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो बॉडी में जितने भी कंटेंट है, हम सुबह से खा के चले हैं 8 बजे से, तो एंजाइम रिलीज हुआ हमारे बॉडी से, भोजन को डाइजेस्ट किया, अब वो भोजन डाइजेस्ट होके आपके सेल के अंदर हमारे गया, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, एंजाइम के माध्यम से उसको ऑक्सीडाइज किया। यानी एंजाइम आपके हाइड्रोलेजेस की भी होते हैं, ऑक्सीडेजेस भी होते हैं ना, तमाम फॉर्म में एंजाइम पाए जाते हैं। जो क्या करेगा, जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में आपको हेल्प करेगा, यानी फूड वगैरह को डाइजेस्ट, उसके अलावा ऑक्सीडाइज करके एनर्जी जो बनेगा वो सब किसके द्वारा, एंजाइम के ही द्वारा बनेगा। जैसे एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, हाँ, प्रोटीएज हो गया ना, आपके लैक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, जितने भी एंजाइम ये सब आपके कह सकते हैं प्रोटीनस फॉर्म में पाए जाते हैं ना। तो ये सब जितने भी कंटेंट अभी हमने आपको बताया बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट डिटेल में पढ़ोगे, प्रोटीन, उसके बाद लिपिड, उसके बाद एंजाइम ना। तो ये 4 इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं सब बच्चों आप बायोमॉलिक्यूल में यानी बायोकेमिस्ट्री में इसके मेटाबॉलिज्म और इसके क्लासिफिकेशन फॉर्म में पूरा डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है ना, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर बाकी है तो मतलब इसको डिटेल में पढ़ोगे ना। अभी तो प्रोमो चल रहा है, इसका ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर देखने के बाद ही पता चल जाएगा आपको कितना दम है। कुछ दम है, बिल्कुल दम नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, ये सब टॉपिक आपको एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन बहुत तेजी सब टॉपिक से पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, ये 5वें से लेकर 8वें यूनिट तक बच्चा क्या है, फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। आप लोग फिजियोलॉजी के विषय में चिर परिचित होंगे कि क्लास 11th का बुक जाके खोल के देखना कि वहां पे होगा एनिमल फिजियोलॉजी ना। एनिमल फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे क्या, एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ना, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ, फिर नर्वस सिस्टम ना, फिर मस्कुलर सिस्टम, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ना। तो सब ये फिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी इज द प्रोसेस इन विच वी स्टडी द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बॉडी में होने वाले जितने भी वाइटल जो जैविक क्रियाएं होती हैं ना, वो सब प्रोसेस जो होता है उन सबको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं ना। अब फिजियोलॉजी में सबसे पहले आप लोग पाचन ही क्यों पढ़ते हो बच्चा, पाचन तंत्र ही क्यों पढ़ते हो ना। पाचन आपको पता है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज हाइड्रोलाइज करके सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अपर्याप्त अघुलनशील पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं ना। तो अब ये पाचन ही सबसे पहले क्यों पढ़ते हो, क्योंकि भाई आप भोजन ग्रहण करोगे, डाइजेशन होगा, उसके बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन असिमिलेशन होके वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो अब वो ऑक्सीजन आएगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो डाइजेशन के बाद तुरंत आप रिस्पायरेशन इसीलिए पढ़ते हो ना कि भोजन का डाइजेशन होगा, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होगा। डाइजेशन या
हाइड्रोलिसिस किसमें होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और ऑक्सीडेशन किसमें होता है, वो रिस्पायरेशन में होता है। ओके, उसके बाद तत्पश्चात एनर्जी एटीपी के रूप में आपकी बॉडी में बनता है। ठीक, तो इसीलिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम पहले पढ़ते हो, उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम उसके बाद पढ़ते हो। तो डाइजेशन पहले पढ़ोगे आप, हाँ, उसके बाद रिस्पायरेशन पढ़ोगे, हाँ, उसके बाद फिजियोलॉजी आप किसका पढ़ोगे, फिजियोलॉजी आप उसके बाद सर्कुलेशन पढ़ोगे ना, सर्कुलेशन के बाद फिर सर्कुलेशन बोले तो ब्लड सर्कुलेशन ना, कि कैसे भाई वो खाएंगे पिएंगे तो ब्लड ही बनेगा, तो एनर्जी के फॉर्म में वो ब्लड आपकी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो परिसंचरण या सर्कुलेशन में आप पढ़ोगे। उसके बाद चौथा चैप्टर जो आपका इसमें रहेगा, चौथा टॉपिक, उसमें आप एक्सक्रीशन पढ़ोगे, उत्सर्जन। उत्सर्जन आपके बॉडी का सबसे मेन उत्सर्जन क्या है, किडनी, जो क्या करेगा, जो उस ब्लड में जो वर्ज्य पदार्थ रहेंगे, टॉक्सिक मटेरियल रहेंगे, उसको फिल्टर्ड करके बाहर करेगा। जैसे एक्वागार्ड आरओ, गंदहुरा पानी लाके डाल दो नाला वाला, तो वो भैया फिल्टर्ड कर देगा ना, लेकिन भाई वो इसमें वगैरह थोड़ा सा रह सकता है उसमें। तो वो उसी प्रकार आपका किडनी है कि जितना गंदहुरा भोजन खा रहे हो, कैसे वो कर रहे हो, ब्लड बन रहा है, तो उस ब्लड को फिल्टर्ड किया जाएगा। अगर फिल्टर नहीं होगा तो वो जनरली क्या किया जाएगा भाई, बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल बढ़ जाएंगे, जिससे आपको रोग होने का क्या होगा, खतरा हो सकता है ना। तो ये सब आप एनिमल फिजियोलॉजी। उसके बाद हाँ, 7वें यूनिट में आप ये पढ़ोगे, 7वें यूनिट में आप मस्कुलर सिस्टम वगैरह भी पढ़ोगे। मसल, मसल जानते हो 3 प्रकार का, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी ना, यानी स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल्स, 3 प्रकार के ये मस्कुलर सिस्टम में आप डिटेल में क्या करोगे, डिटेल में आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद और क्या बच्चा, उसके बाद आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे। नर्वस सिस्टम आपको पता है, नर्वस सिस्टम में आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो बॉडी को कवर अप करने के हिसाब से, वो आपका क्या है, स्किन है। अब वो स्किन भाई बहुत बड़ी है ना, तो वो इस स्किन के अंदर क्या पाया जाएगा, सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाएंगी, जिसका नाम है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका ना। वो तंत्रिका कोशिका आपको भाई बताती है कि भाई ठंडा इन्वायरमेंट में ठंडा है, हाँ, गर्मी क्या है ना, कैसा मौसम है, तो उन सब के विषय में आपको क्या करती है, वो अवगत कराती है ना। उसके बाद इसी में हार्मोन आप पढ़ोगे, इसी में क्या पढ़ोगे, हार्मोन। लास्ट टॉपिक आप हार्मोन यानी इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ोगे ना। हार्मोन, हार्मोन क्या होगा, ब्लड के द्वारा के बॉडी के सभी सेल तक पहुंचेगा, बॉडी के सभी पार्ट तक, जो आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेक्सुअल मैच्योरिटी ना, वृद्धि, विकास और सेक्सुअल मैच्योरिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया कि नहीं। ये सब आपके यानी एनिमल फिजियोलॉजी में आप फिजियोलॉजी आप डाइजेशन पढ़ोगे, फिजियोलॉजी आप रिस्पायरेशन पढ़ोगे, फिजियोलॉजी आप सर्कुलेशन पढ़ोगे, फिजियोलॉजी आप एक्सक्रीशन पढ़ोगे, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम पढ़ोगे, उसके बाद नर्वस सिस्टम पढ़ोगे ना। तो ये सब आप एनिमल फिजियोलॉजी यानी 5वें से 8वें यूनिट में डिटेल में पढ़ोगे। ओके, और पहले से चौथे यूनिट में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और इंजाइम्स वगैरह के विषय में क्या करोगे, डिटेल्ड में पढ़ोगे। समझे कि नहीं। हमने आपको इसमें बताया कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सबसे मेन सोर्स, आप भोजन वगैरह जो भी करेंगे वो पहले कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलेगा ना। उसके बाद भोजन अगर नहीं है, 1 दिन 2 दिन भोजन नहीं किए आप, तो लिपिड और प्रोटीन जो दूसरा उसका कह सकते हैं कि सेकंड फॉर्म है ना, इनसे आपको एनर्जी मिलेगा। आप ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस इसमें पढ़ोगे, तब उसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे कि जैसे जो फास्टिंग रहते हैं, व्रत रहती है महिलाएं वगैरह, उनको भी एनर्जी चाहिए ना, वो भले व्रत है लेकिन अंदर से उनको एनर्जी मिल रहा है सब एक्टिविटी करने के लिए ना, तो वो सब प्रोसेस में भी आपको एनर्जी मिलेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, ये जितने भी कंटेंट है सब बायोमॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, और एंजाइम ये सब बायोकेमिस्ट्री में आप डिटेल पढ़ोगे, और फिजियोलॉजी में जो हमने बताया आपको ना। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब कल से आप आज सिलेबस डिस्कशन हो गया, कल से हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे ना, बिना लेट किए हुए। और ये सेमेस्टर आपका 1.5 से 2.5 महीने में एग्जाम करा देगा। उसके बाद आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाते रहिए, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब और उसको शेयर करते रहिए ना। और जो आपके क्लासमेट्स वो सब रहेंगे उनके पास भी आप शेयर उसको कर दीजिए ना। आपका भाई लाभ हो रहा है तो उनका भी होता रहे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।